एक बार फिर से हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से पढ़ाई लिखाई वाले चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और जानते हो, आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में और एक नई चीज़ की जानकारी करेंगे। अभी तक में आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। परावर्तन क्या होता है? जिसमें प्रकाश एक चमकदार पृष्ठ से टकराता है और टकराने के बाद में वह आर पार नहीं जा पाता, वहाँ टकराया, टकराने के बाद में लौट आता है उसी मार्ग में वापस। वो अपारदर्शी माध्यम था, चमकदार अपारदर्शी माध्यम था। और आज से हम लोगों को पढ़ना है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तब उसके साथ क्या होता है। तो इस स्थिति में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, सिर्फ प्रकाश जिस तरह से अपना माध्यम बदल करके किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है या किसी दूसरे चीज़ में प्रवेश कर जाता है, तब उसके साथ क्या घटना घटित होती है, इस बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रकाश से कुल मिला के 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, और इसमें से अपवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अपवर्तन में हम लोग एक और चीज़ सीख जाएंगे कि प्रकाश के किरण का किसी माध्यम में उसका वेग कितना होगा। निर्वात में कितना होता है ये पता है। निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसको अगर हम MKS पद्धति में कन्वर्ट करते हैं तो आता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश के चाल को हम लोग C से व्यक्त करते हैं, तो C बराबर होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये है वेलोसिटी ऑफ द लाइट, प्रकाश का वेग। ये लगभग में होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, और अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्लास 10th में ये चैप्टर नंबर 16 है, और 12th में प्रकाश का एक ही चैप्टर है, उसी प्रकाश में ये सब सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो रिफ्लेक्शन था, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके, माध्यम आप समझते हैं, माध्यम वायु, जल, कांच, हीरा, ये सब पारदर्शी माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में चल रहा था और चलते हुए जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे मान लो वायु में गति कर रहा था, और वायु में गति करते हुए फिर आगे कोई इसको ठोस सघन एक कोई कांच का टुकड़ा मिल गया बड़ा सा। अब प्रकाश की किरण को उसमें प्रवेश करना है, तब उस स्थिति में ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। सॉरी, यहाँ ई बढ़ा दिए, ई नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन का डिफिनीशन अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम के तल से टकराता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, और इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये इसका डिफिनीशन हो गया। माध्यम, जो पारदर्शी माध्यम होता है, ये भी कई प्रकार का होता है। 2 प्रकार समझ सकते हैं आप। एक तो वायु हो गया, दूसरे में जल, तीसरा कांच, हीरा। तो अगर आप वायु को देखिए तो वायु के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। वायु में हमें और आपको और प्रकाश को भी चलना बड़ा सरल होता है। निर्वात में प्रकाश को चलना और सरल होता है, वायु में उसकी अपेक्षा बहुत मामूली थोड़ा सा परेशानी होता है। और जल में, चूंकि जल वायु की अपेक्षा थोड़ा घना होता है, जल के अणु पास पास होते हैं, तो जल में चलने में प्रकाश को थोड़ी सी समस्या होती है, तो उसका वेग कम हो जाता है। अच्छा, जल में चलने में हमारा और आपका भी वेग कम हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे ही वायु में 10 की स्पीड से चलते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर, तो जल के अंदर अगर चलना हो तो स्पीड घट करके 5 हो जाएगा।
और स्टेमिना भी घट जाएगा। ठीक है। और अगर कांच के भीतर चलना हो तो हम लोगों के तो बस का ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ प्रकाश से ही चल सकता है। ठीक, ये बात होती है। तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके वेग में कमी आ जाती है और वह अपने मार्ग से भी, जिस रास्ते से वह जा रहा था उस मार्ग से भी वह विचलित हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है। सपोज दैट ये एक माध्यम है, नीचे कोई सघन माध्यम है, सघन माध्यम है, ये कोई विरल माध्यम है, वायु समझ लेते हैं, माध्यम नंबर 1 और ये माध्यम नंबर 2। विरल में था वायु में था और उसके बाद में प्रकाश जो है वायु में चल रहा था बढ़िया आनंद के साथ, आनंद से ये चल रहा था मौज में, हाँ, टहलते घूमते आ रहा था ये वायु में, बढ़िया एक स्पीड बना करके वायु में आ रहा था। आगे इसको बड़ा सा कांच, ठोस कांच मिल गया। कांच जब जिस स्थान पर मिला है वो अपवर्तन बिंदु कहलाता है। यहाँ पर एक अभिलंब खींच दीजिए, आपतन कोण और अपवर्तन कोण इसी से ज्ञात होगा। ये अभिलंब बीच में हमने खींच दिया तो प्रकाश किरण ऐसे आ रहा था कांच के अंदर, उसको फिर ऐसे निकल जाना चाहिए। कैसे निकल जाना चाहिए? ये इसका वास्तविक मार्ग है। जिस तरह से ये आ रहा था उसको जो है इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए ऐसे जाना चाहिए इधर से, लेकिन वह इधर से नहीं जा पाएगा। जब वो दूसरे माध्यम के तल से विरल में चलते हुए आ रहा था पूरे स्पीड से, लेकिन जब आगे उसको सघन माध्यम मिल जाएगा तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और यह जो है इधर अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये जो अभिलंब है ना, इसकी ओर ये झुक जाएगा। ये इसका वास्तविक मार्ग है, जिस हिसाब से आ रहा था इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ना जा करके ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा, ये इसकी दिशा बदल जाएगी और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये। इसमें ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, रे ऑफ इंसिडेंस। ये जो किरण आपको बाद में प्राप्त हो रही है ये अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे अंग्रेजी में कहते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड रे। इसको लिख देते हैं, अंग्रेजी भी लिख लीजिए सबका। रे ऑफ, बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिख रहा है, रे ऑफ इंसिडेंस, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे जिस कोण पर आ रहा था ये अभिलंब से, ये इसका आपतन कोण है, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में आपतन कोण। अभिलंब से जिस कोण पर आ रहा था वो आपतन कोण है। अगर ये इसी मार्ग से जाता, इस मार्ग से, ये अभिलंब है, ये अगर इसी मार्ग से जाता है तो ये इस तरह से कुछ चित्र बनता। ये अभिलंब हो गया, ये प्रकाश की किरण आ रहा है जा रहा है सीधे सीधे, अगर तो ये वाला जो कोण है ये आपतन कोण है, ये है परावर्तन कोण। तब इस स्थिति में आई और आर आपस में बराबर होते, लेकिन ऐसा इसके साथ हो नहीं रहा है। ये सीधे जाने के बजाय, यहाँ तक तो ठीक है सीधे आया, उसके बाद में ये इस पर जाने के बजाय ये थोड़ा सा झुक करके गया है, तो ये वाला कोण आर जो है कम हो गया। ठीक, अभिलंब से ये है अपवर्तित किरण का कोण आर, तो इसको हम लोग जो है अपवर्तन कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अपवर्तन कोण है। अच्छा, ये जितना कोण कम हो गया, जितना कोण कम हो गया, इसको हम लोग डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं विचलन कोण।
ठीक, जितना डिग्री कम हो गया ये क्या है, विचलन कोण है, इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अभी आपके इस क्लास में विचलन कोण पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस जानकारी के लिए रखिए कि जितना ये झुक गया अपने वास्तविक मार्ग से वो इसका विचलन कोण कहलाता है कि इतना कोण यह विचलित हुआ है। ठीक, आपतन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये है अभिलंब। अभिलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यह है आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर ये सब मिल रहे हैं ये आपतन बिंदु है। पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन इसको कहेंगे, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, आपतन बिंदु। और ये तल है, अपवर्तक तल है जिस पर अपवर्तन हो रहा है। ये जो पूरा तल है ये अपवर्तक तल है। इसमें दो बातें होती हैं। अगर प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, ये सपोज दैट ये वायु है और ये है जल या कांच, दोनों सघन है, वायु की अपेक्षा जल भी सघन है और कांच भी सघन है। चलिए जल ही मान लीजिए, ये वायु और ये जल। प्रकाश किरण वायु से चलते हुए आ रहा है और फिर वह जल में प्रवेश कर रहा है। जल में प्रवेश करते समय क्या होगा, वह अपने मार्ग से विचलित होगा और अभिलंब की ओर झुक जाएगा। लेकिन जब यह प्रकाश का किरण जल से वायु में प्रवेश करेगा, जल से जब यह वायु में प्रवेश करेगा पुनः, तब यह अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, ये पूरी बात जान लीजिए। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, यदि प्रकाश का किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, तथा यदि प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, इसमें उत्क्रमणीयता भी होती है, रिवर्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, रिवर्स में भी ऐसे घटना होगी। अगर हम इस जो हमारा अपवर्तित किरण है इसको हम लोग आपतित किरण मान लें, अपवर्तित किरण को हम लोग आपतित किरण मान लें, ये मान लें कि प्रकाश का किरण हमारा ये जा रहा है, ऐसे ये जा रहा है तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसे जाने के बजाय ये जो है अभिलंब से दूर हट जाएगा, मतलब इसी मार्ग से जाएगा, फिर ये उसी मार्ग को प्राप्त कर लेगा जिस मार्ग से ये आया था। ठीक है, तो प्रकाश का किरण जब विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है और जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इस बात को अपने नोट्स में आप सब इसका डिफिनीशन, इसका चित्र और ये सब जो इसमें जो बातें लिखी हुई हैं इन सब को आप सब डिटेल में लिख लेंगे। आपतित किरण क्या है, जो किरण आकर के टकरा रही है पहले माध्यम से वह किरण आपतित किरण कहलाएगी। पहले माध्यम से जो किरण आकर के आपतन बिंदु पर टकरा रही है वह क्या है, आपतित किरण है। और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश का किरण हमें प्राप्त होता है अपने मार्ग से विचलित हुआ वह किरण अपवर्तित किरण कहलाएगा। ठीक, जिस कोण पर आ रहा है अभिलंब से वह कोण आपतन कोण है तथा अपवर्तित किरण जो कोण बनाते हुए जा रही है अभिलंब से वह अपवर्तित कोण कहलाएगा, अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, इतने बात को नोट कर लीजिए। हो गया ये। चलिए आगे जो है हम लोग एक चित्र और बना लेते हैं। जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब क्या होता है। चलिए मान लीजिए ये है तल, ऊपर सघन माध्यम है और ये है विरल माध्यम। प्रकाश का किरण जल में था और जल से अब ये नीचे जो है वायु में प्रवेश कर रहा है। सघन माध्यम मतलब आप जल समझ लीजिए
और विरल माध्यम मतलब वायु, कुछ भी हो सकता है सघन और विरल में। तो फिर से इसका जो है माध्यम बदल रहा है, ये जल में ये कोण बनाते हुए आ रहा था, अब ये नीचे जो है वायु में फिर से प्रवेश करेगा। एक अभिलंब इस बिंदु पर खींच देते हैं। ये जिस तरह से आ रहा था इसको ऐसे ही गुजर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ये नहीं जाएगा। जिस कोण पर आ रहा था इसको ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं जा करके ये अपने मार्ग से विचलित होगा, क्योंकि माध्यम फिर से बदल रहा है। और अपने मार्ग से जब ये विचलित होगा तो इस बार क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगा। ये अभिलंब है, ये इसका वास्तविक मार्ग है, तो इसको अभिलंब से दूर हटना है, तो ये यहाँ से गुजरेगा। ठीक है जी, जब यह अभिलंब से दूर होगा तो ये यहाँ से गुजरेगा वास्तविक मार्ग से और दूरी बनाते हुए जाएगा। और जब ये जो है विरल से सघन में आता है तो अपने वास्तविक मार्ग से ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब सघन से विरल में आएगा तब ये अपने वास्तविक मार्ग से अभिलंब की अपेक्षा दूर हटेगा। ये है, ये हो जाएगा इसका आपतन कोण I, ये हो जाएगा अपवर्तन कोण R। ये पूरा कोण, ये तो किरण जा रहा है, अभिलंब ये है, अभिलंब से बना हुआ कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। ये इतना डिग्री विचलित हुआ है तो ये विचलन कोण, लेकिन अभी आपको उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात यहाँ से और निकल के सामने आती है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करता है तब आपतन कोण ज़्यादा होता है। इस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करता है तो इस स्थिति में अपवर्तन कोण आपतन कोण से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बाद वाला कोण पहले वाले कोण से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, जितना डिग्री वह विचलित हुआ है, जितना अपने मार्ग से विचलित हुआ है वही उतना कोण उसका जो है बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन होता क्यों है। तो अपवर्तन होने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जब वह विरल माध्यम में होता है या किसी अन्य माध्यम में होता है तो उसका चाल कुछ अलग है, जब वह किसी सघन माध्यम में पहुँचे या दूसरे प्रकार के माध्यम में पहुँचे तब उसका चाल अलग हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन के कारण, वेग में एकाएक परिवर्तन के कारण वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना हम लोगों के साथ भी हो सकती है। जैसे हम लोग वायु में दौड़ते हुए जा रहे हैं, पूरा स्पीड बना के दौड़ते हुए जा रहे हैं और हम आंख बंद करके दौड़ रहे हैं। अचानक अगर हमें आगे पूरा पानी भरा हुआ मिल जाए कि अब हमको पानी में दौड़ना है, वायु में पूरे स्पीड से जा रहे थे, पानी में पहला पैर पड़ते ही हम लोग लड़खड़ा जाएंगे, ऐसा होगा ना। कल्पना करिए आप, जब माध्यम हमारा बदलेगा और हम एक स्पीड बनाते हुए जा रहे हैं, जैसे आगे हमको सघन माध्यम मिलेगा तो हम लड़खड़ा जाएंगे और गिर जाएंगे, ऐसा होगा। गिर गए, चोट तो नहीं लगा, नहीं, जस्ट इमेजिन, सिर्फ आपको कल्पना करना था। और गिरे हो तो क्या हुआ, पानी में गिरे हो ना, चोट तो नहीं लगा होगा। ये बात होती है। जब वह विरल माध्यम में था तब स्पीड कुछ और था, जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तब उसके स्पीड में कुछ कमी होगा, इस कारण से वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अपवर्तन होने का यही कारण है। ठीक है, अच्छा अपवर्तन कब नहीं होगा, अपवर्तन किन स्थितियों में नहीं होगा। अपवर्तन का कारण समझ में आया। अब अपवर्तन ना होने का स्थिति जान लीजिए। दो स्थितियों में अपवर्तन नहीं होगा। एक स्थिति जब प्रकाश का किरण अभिलंब से आ रहा हो, अगर प्रकाश का किरण ऐसे सीधे सीधे ही आ रहा है तो वो सीधे सीधे ही गुजर जाएगा, ऐसी स्थिति में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। जब प्रकाश का किरण अभिलंब पर ही आ रहा हो तब उसका अपवर्तन नहीं होगा। और दूसरी स्थिति होती है कि जब दोनों माध्यम का जो सघनता है, सघनता या विरलता, उसको अपवर्तनांक कहते हैं हम लोग, अभी अपवर्तनांक के बारे में आगे पढ़ेंगे। यह दोनों माध्यम का अपवर्तनांक समान होता है तब भी उसका अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उधर वाले चित्र को भी आप सब नोट कर लीजिए और बोर्ड को इरेज करते हैं, फिर आगे की बात बताते हैं। चलिए अब देखते हैं अपवर्तन का नियम क्या होता है। आपको वो कारण समझ में आया, अपवर्तन होने का कारण क्या है
और अपवर्तन किन दशाओं में नहीं होता है। इन दोनों बातों को आप जो है अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पहले डाउनलोड करिएगा, उसके बाद में फिर इत्मीनान से वीडियो को रोकते हुए धीरे धीरे एक एक स्टेप समझते हुए और एक स्टेप नोट करते हुए आप इत्मीनान से काम करिएगा, ठीक है। अब बहुत आसान सी बातें हैं, सब बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपवर्तन का नियम क्या है। एक कोई चित्र बना लेते हैं प्यारा सा। ये है आपतित किरण आ रही है, ये बीच में अभिलंब हो गया, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, क्या जी, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे जाने के बजाय इस तरह से झुक गया। तो ये हो गया इसका आपतन कोण I, और ये क्या है जी, अपवर्तन कोण R दिख रहा है सही से, ये R। अभिलंब से जो किरण बाद में प्राप्त होती है उस किरण का कोण अपवर्तन कोण है, और जिस कोण पर किरण आ रही है टकराने के लिए वो इसका आपतन कोण है। ये चित्र बना हुआ है, मान लेते हैं ये माध्यम नंबर 1 है, ये माध्यम नंबर 2 है। एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, ठीक। और ये ऊपर वाला माध्यम विरल है, नीचे वाला सघन है, तभी ये अभिलंब की ओर झुका है। विरल है और ये सघन है। विरल जैसे वायु और सघन में जैसे जल, वायु की अपेक्षा जल सघन है। अच्छा, जल अगर पहला वाला माध्यम आप जल मानते हैं तो दूसरा माध्यम क्या रहेगा, कांच। पहले वाले माध्यम को यदि कांच मानते हैं तो दूसरा माध्यम रहेगा हीरा। मतलब पहले की अपेक्षा दूसरा जो है सघन ही होना चाहिए, तब ये अभिलंब की ओर झुकेगा। और पहले की अपेक्षा अगर दूसरा विरल है तो अभिलंब से दूर हटेगा। ये इसका वास्तविक मार्ग है, ये यहाँ से जाता, दूर हटते हुए अभिलंब से और ज़्यादा दूरी बना देता, अपने वास्तविक मार्ग से और ज़्यादा दूर हो जाता, ठीक है। हमें अपवर्तन का नियम जानना है। पहला नियम इसका होता है जिस तरह परावर्तन का था कि आपतन कोण, परावर्तन का नियम क्या था, पहला नियम आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसी प्रकार से इसका भी पहला नियम यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। लिखें, लिख देते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका जो नियम है, ये इस पर बहुत काम करना है। दूसरे नियम पर, दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। ज्या मतलब होता है साइन। जैसे आपतन कोण 30 अंश है तो उसको साइन 30 कहा जाएगा, ठीक है। ज्या मतलब क्या होता है, साइन। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। लिख देते हैं, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई, ये आपतन कोण आई है, आई की ज्या मतलब साइन आई। परावर्तन कोण आर है, आर का ज्या मतलब साइन आर।
साइन आई बटा साइन आर, ये बराबर हो जाएगा एन, नियतांक। एन मतलब क्या है, ये एन यहाँ पर एक कांस्टेंट है, नियतांक है। इसको जो है 1n2 भी कहा जाता है, 1n2। अभी इन सब चीज़ों को पूरे डिटेल में बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि साइन वाइन आपने हो सकता है पहली बार सुना हो, जो मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे बच्चे। तो साइन जो होता है, ये जैसे मान लीजिए आपतन कोण आपका 30 अंश है। कोण ऐसे तो होता है 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 50, 100, तो ये होता है कोण। अगर ये जो है आपतन कोण 30 अंश है तो ये हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान निश्चित होता है। चलिए लिख लीजिए, साइन के सभी कोणों का मान हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ कोणों का मान। साइन पहले 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60 और 90। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। आपतन कोण अगर 30 अंश है तो साइन 30 बनेगा, और साइन 30 का मान 1/2। 45 अंश है तो यह साइन 45 बन जाएगा, और साइन 45 का मान 1/√2। ये मान आपको उठा के रख देना है ना आसान, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब चलिए इस पर चर्चा करते हैं। 1n2 जो लिखा है, जो नियतांक है, ये जो नियतांक है ना, इसको माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। 1n2 इसलिए लिखा गया कि ये अपवर्तनांक है दूसरे माध्यम का, ये n2 है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है पहले माध्यम के सापेक्ष। अच्छा, अपवर्तनांक क्या होता है, चलिए अभी इसमें थोड़ी सी बात लिख दीजिए। जहां 1n2, n2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, 1 मतलब पहले के सापेक्ष, जहां 1n2 एक नियतांक है, जहां 1n2 एक नियतांक है, लिख लेना आप सब, जहां 1n2 एक नियतांक है जिसे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए अब अपवर्तनांक के बारे में जान लेते हैं। ये 1n2 1n2 क्या है, अपवर्तनांक होता है ये जिस माध्यम से किरण आ रहा है, यानी कि जिस माध्यम में आपको आपतन कोण बन रहा है, जिस माध्यम में, हाँ, वो पहला माध्यम रहेगा, और जिस माध्यम का कोण आपका अपवर्तन कोण बन रहा है वो दूसरा माध्यम रहेगा। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ये दूसरे लिखा है जी, राइटिंग तो बहुत कमाल की है हमारी। अरे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलो इतना हो गया। 1n2 अपवर्तनांक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है ये, ठीक है। अपवर्तनांक क्या चीज़ है, अपवर्तनांक किस चिड़िया का नाम है, तो सुनिए, ये अपवर्तनांक जो होता है ये सघनता या विरलता का अनुपात होता है कि ये दूसरा माध्यम जो है पहले माध्यम की अपेक्षा कितना सघन है। अपवर्तनांक पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम, जो दूसरा माध्यम है ये पहले माध्यम की अपेक्षा कितना सघन है, इसकी सघनता का जो अनुपात है, वो सघनता का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। बात समझ में आई। ये वायु था और ये मान लो जल था, तो ये जल वायु से कितना गुना सघन है, ठीक। वायु की अपेक्षा जल के अणु कितना गुना पास पास हैं, ये कितना कठोर है वायु की अपेक्षा जल, तो यही इसी का अनुपात जो है अपवर्तनांक कहलाता है। अब ये अपवर्तनांक हमेशा किसी न किसी के सापेक्ष निकाला जाएगा। अरे भाई, इसमें दो चीज़ों का तो होना जरूरी है, तभी तो हम कहेंगे कि तुम छोटे हो, तुम इसकी अपेक्षा बड़े हो।
अगर दो नहीं अकेले हैं तो वो किससे बड़ा है, वह किससे सघन है, नहीं कहा जा सकता। तो इसमें दो माध्यम होते हैं, पहले के सापेक्ष दूसरा कितना सघन है या कितना विरल है, इस बात को जो दर्शाए वही अपवर्तनांक है। ठीक है, 1n2 अपवर्तनांक है। अच्छा, 1n2 बराबर एक चीज और होता है, एक तो ये हो जाता है कि आप आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों का ज्या आप बटा में कर दीजिए तो आपको माध्यम का अपवर्तनांक पता लग जाएगा, इसका दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात हो जाएगा। अगर ये नहीं दिया है, प्रकाश का वेग दिया हुआ है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया हुआ है, यानी n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष ये दिया हुआ है, तो ये बराबर हो जाएगा v1/v2। ठीक है जी, एक ये फार्मूला हो गया sin i/sin r, दूसरा फार्मूला v1/v2। v1 क्या है, प्रकाश का पहले माध्यम में वेग, प्रकाश का माध्यम 1 में वेग, और v2 क्या है, माध्यम 2 में वेग। अगर दोनों माध्यम का वेग आपको पता है तब भी आपको अपवर्तनांक मिल जाएगा। ठीक है, ये अपवर्तनांक होता है। चलिए कुछ चीज़ों का अपवर्तनांक आपको बता दे रहे हैं। वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होता है ये होता है 4/3। ठीक, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसी के सापेक्ष किसका, कांच का, ये होता है 3/2, 3/2। और इसी के सापेक्ष हीरा का अगर अपवर्तनांक निकाला जाए तो ये होता है 12/5। ये सारे माध्यम वायु के सापेक्ष हैं। वायु के सापेक्ष जल इतना सघन है 4/3 गुना, वायु के सापेक्ष कांच इतना सघन है, वायु के सापेक्ष हीरा इतना सघन है। ये जो वायु के सापेक्ष इनका जो सघनता या विरलता या अपवर्तनांक, ठीक, जो वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसको अगर हमको प्रदर्शित करना हो तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ये अपवर्तनांक किसका है, जल का। जल को शॉर्टकट में क्या कहते हैं जी, सॉरी अंग्रेजी में कहते हैं वाटर और शॉर्टकट में सिर्फ W। जल को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर, शॉर्टकट में W। किसके सापेक्ष है ये हो गया अपवर्तनांक W का, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, ये NW। ये कांच है तो इसको कहा जाएगा, ये अपवर्तनांक है, कांच को अंग्रेजी में कहते हैं ग्लास और शॉर्टकट में G से प्रदर्शित करते हैं। वायु के सापेक्ष है तो ये NG कहा जाएगा। हमारा ये पहला माध्यम और दूसरा माध्यम था। इस बार हमें क्लियर है कि पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है, पहला माध्यम वायु, दूसरा माध्यम कांच, और पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम डायमंड है, हीरा, ये ND। इसका मान हो जाएगा 12/5। यहाँ लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये वायु के सापेक्ष सभी का है। अच्छा ठीक है, वायु के सापेक्ष आपको इन सब का अपवर्तनांक ये क्वेश्चन में भी दिया रहेगा, और अगर आपको याद हो जाता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो लगाते लगाते याद हो ही जाएगा। ऐसे आपको पता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये NW का मान 4/3 है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये NG का मान 3/2 है। और